Assalamu alaikum. Can you guys hear me? अच्छा, अब बेहतर है। मीन अब बेहतर है आवाज। नाउ बेटर। चैट कहाँ की अनेबल है मरियम? हाँ, ये बेटर होगा कि आप लोगों को कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ लें, ताकि हम इसको प्रॉपरली आंसर कर सकें। जी एहसन साहब फरमाइए। अच्छा, हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और आप लोग की खैर ख्वाही की मैं दुआ करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कोरोना से निपटने के लिए जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए होंगे या ले रहे होंगे। इन द मीन वाइल, ये जो आपको वीडियो शो हो रही है, मेरे पास इससे बेहतर व्यू नहीं था अपने घर का, तो बियर विथ मी, क्योंकि मेरे कमरे में जो है वो काफ़ी शोर शराबा हो रहा है इस वक्त। खैर, अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर दोनों सी आर्स मेल एंड फीमेल अवेलेबल हैं तो वो प्लीज़ अपना रेज हैंड कर दें एक दफ़ा। गुड। मरियम एंड शहरियार दोनों अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पास इस वक्त 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द मीन वाइल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसका भी जो भी क्वेश्चन हो, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारा है उसमें जो है आप वॉइस मैसेज कर दें। हम इंशाल्लाह लेक्चर के दौरान या लेक्चर के फ़ौरन बाद इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह जवाब ज़रूर देंगे। पहली बात तो ये है कि हमने ये ऑनलाइन सेशन एक दफ़ा पहले भी ले लिया है, और हमें कुछ आइडिया है, बट उस सेशन में और इस सेशन में थोड़ा फ़र्क रहेगा। ये सेशन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, क्योंकि वो जो शोर शराबा और वो जो आपको आवाज़ें आ रही थी, उससे ये काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि देखो, बात सारी ये है कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, योर यूनिवर्सिटी इज़ ट्राइंग रियली हार्ड कि आपका सेमेस्टर ज़ाया ना हो। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपका सेमेस्टर आगे कर दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो, बट उन्होंने काफ़ी हद तक हमें एज टीचर्स, एज विजिटिंग फैकल्टी, एज परमानेंट फैकल्टी, और
आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए मेहनत की है, ठीक है। हम पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू 3-4 दफ़ा हमने मीटिंग्स ली हैं, कैसे जूम को चलाना है, कैसे वीएलई को चलाना है, कैसे स्टूडेंट्स को एंगेज रखना है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब हुआ क्यों, किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों का इसमें क्या हैंड हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आप लोगों को अपना वीएलई एक्टिव रखना है, इस जूम की क्लास में आना है। इस वक्त हमारे पास 52 पार्टिसिपेंट्स हैं, और अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पार्टिसिपेंट्स देखने जाएं तो दे आर 61, ठीक है। स्टिल वी हैव 9 पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा सबसे पहले अपना वीएलई देखेंगे कि वीएलई पे हमने क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए अपडेट की हैं। इसको मैं म्यूट कैसे करूं? सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, साउंड, ठीक है। ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। ये हमारा वीएलई है। आप लोगों को वीएलई नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन शेयरिंग के जरिए? यस या नो प्लीज। ओके, गुड, थैंक यू। तो हमारे वीएलई पे आज हमने क्या क्या चीज़ें अपडेट की। सबसे पहले तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इस कोर्स में आप जितनी प्रेजेंटेशन से गो थ्रू जाएंगे या जा चुके हैं वो सारी अपलोडेड है, ठीक है। इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आपके कोर्स कंटेंट में ये सारी चीज़ें शामिल हैं और आपका कोर्स इन प्रेजेंटेशंस पे डिपेंडेंट होगा। इसमें अगर कुछ प्लस या माइनस हुआ तो आई विल अपडेट यू, लेकिन ये वो कोर्स कंटेंट है जो मैंने रिव्यू करवा दिया है और रिव्यू करवा के इसकी अप्रूवल आ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको 2 बुक्स मैंने, ये जो 3 बुक्स नज़र आ रही हैं ये 2 बुक्स हैं। एक जो आपकी चोपड़ा है ना, चोपड़ा के 2 वर्जन मैंने आप लोगों के लिए भेजे हैं ताकि आप लोगों को अगर रेफरेंस लेना हो तो आसानी हो। और एक जॉय वर्जन की किताब है, प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है। अब आते हैं आप लोगों के असाइनमेंट्स की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने आपसे लिया था क्विज, और उस क्विज के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कम रहे हैं। अब इसकी वजह मुझे नहीं पता, बट जी ये बहुत सारी पावर पॉइंट्स हैं, तो आपने क्या समझा था कि आपको पावर पॉइंट नहीं मिलेगी? अच्छा, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं 61, और हमें अभी तक जो जो सबमिट हो चुकी हैं क्विज उनकी तादाद है 50। 11 स्टूडेंट्स आर स्टिल रिमेनिंग। उनके नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ। तूबा कलीम अब्बासी है, कामरान अहमद है, रीमा नाज है, और हिस्साम आलम है, हाफिज सुफियान फारूकी है। अब आप लोगों को मैं इस दफ़ा तो इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ और अगले मंडे तक की, अच्छा सियाज जो है ना उनको ये सब चीज़ें लिखनी है, मेरे पास नहीं आ रही। कामरान साहब आप चेक कर लें, मैं इसको रिव्यू करके अगले मंडे तक की टाइम दे रहा हूँ उसके लिए। सियाज अपने पास ये लिख लें और उसके बाद ग्रुप पे कम्युनिकेट भी कर दीजिएगा। तो ये तो बात हो गई पहले क्विज की। अच्छा, इसी तरीके से आपको डिफरेंट क्विजेस डिफरेंट टाइम के साथ मिलते जाएंगे, आपको मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो ग्रुप पे जैसे ही आप लोग अपडेट हो जाएं और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्विज कब ड्यू है। और ग्रुप पे प्लीज़ जो है इस पे आप जो मेरे मैसेजेस हैं उसको देखते रहिएगा। हम जैसे ही ये क्लास ख़त्म होती है इसके बाद एडमिन नाइट्स वापस ले लेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या काम है और कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट नंबर 1 पे। असाइनमेंट नंबर 1 की भी वही पोजीशन है। आई हैव गॉट 49 सबमिशंस आउट ऑफ 61 स्टूडेंट। इसकी ड्यू डेट 23 मार्च थी, इसकी ड्यू डेट भी मैं चेंज कर देता हूँ, और फिर आप लोग इसको फिर से जमा करा दीजिएगा जिन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाया है, ठीक है।
इसकी भी ड्यू डेट आपकी मैं नेक्स्ट मंडे कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आता है असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2 क्या कहता है? असाइनमेंट नंबर 2 ये कह रहा है कि आपने एक प्रेजेंटेशन है या एक बुक कहेंगे इसको, मार्शल आर फिशर की, जिसका नाम है व्हाट इज द राइट सप्लाई चेन फॉर योर प्रोडक्ट। इसको पढ़नी है और उसके बाद मिनिमम 25 स्लाइड की इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना के देनी है। ठीक है, ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट की ड्यू डेट कब से स्टार्ट हो रही है? आज से। और ये ड्यू है 13 अप्रैल को। इट मीन्स यू हैव 15 डेज टू सबमिट इट। 14 days and 2 hours from now to submit it। इंडिविजुअल असाइनमेंट है ये। और इस असाइनमेंट की जो फाइल है उसका नाम है असाइनमेंट 2 फाइल। इस फाइल को जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। अभी तक ये 2 असाइनमेंट है और तीसरी आपकी टर्म रिपोर्ट है। टर्म रिपोर्ट क्या कहती है? टर्म रिपोर्ट ये कह रही है कि आपने एक लोकल कंपनी को एनालाइज करना है। वो लोकल कंपनी कौन सी हो सकती है? आपकी अपनी कंपनी भी हो सकती है, आपके पीयर की कंपनी भी हो सकती है। अच्छा, जो हमने स्टार्ट में डिस्कशन किया था कि हमें ग्रुप जो है वो इंडिविजुअल बनाने हैं या ग्रुप मैं बना के दूंगा, तो चूंकि अब आप लोगों की क्लास नहीं है और अब आप लोगों के लिए एक दूसरे से कनेक्ट करना और मुश्किल है, तो इट्स अप टू यू। मैं एक फॉर्मेट, आप अपने 5 बंदों का ग्रुप मिनिमम बना के अपने सीआर को सबमिट कर देंगे बाय नेक्स्ट मंडे। और आप एक टॉपिक चूज भी करके दे सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी एनालाइज करनी है। ठीक है, तो कंपनी भी आप चूज कर लेंगे, अपना ग्रुप भी आप लोग खुद बना लेंगे और ये सारी एक्टिविटी, सारी हेल्दी एक्टिविटी करके आप नेक्स्ट मंडे तक जमा करा देंगे। इसका एक फॉर्मेट भी मैं वीएलई पे अपलोड कर दूंगा जो कि आप लोग डाउनलोड करके उसी पे फिलअप करके अपने सीआर को जमा करा देंगे। आपको एक लोकल कंपनी चूज करनी है, उसके अंदर सप्लाई चेन के ये सारे सिनेरियोज फिट करना है। इसकी ड्यू डेट अभी मैं 1 महीने बाद तक के रखूंगा, लेकिन इसकी फाइनल ड्यू डेट है आखिरी क्लास ऑफ योर सेमेस्टर। मुझे नहीं पता कि आपकी आखिरी क्लास कौन सी होती, जो भी आपकी आखिरी क्लास होगी वो इसका सबमिशन डेडलाइन होगी। जैसे मुझे पता चलेगा कि आपकी आखिरी क्लास कौन सी है, आपकी सबमिशन डेडलाइन वो हो जाएगी। अच्छा, चूंकि इसको अनम्यूट करने में काफी टाइम लग रहा है, तो इट विल बी बेटर क्या आप मुझे बता दें। जी शहरियार बताइए। सर मुझे कोई सवाल नहीं है, आपने खुद कहा था कि इसको मैं जरा हैंड रेस कर दूं तो मैंने कर दिया। बिल्कुल। अच्छा शहरियार, क्लास की तरफ से अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग है या जो आपसे कुछ लोग पूछ रहे हो, वो आप और मरियम बारी बारी मुझसे यहाँ पे इसी फोरम पे पूछ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। आप पूछें अगर आपके पास अभी कोई क्वेरी हो तो। हेलो। जी सर, इस वक्त तो कोई क्वेरी नहीं है मेरे पास इस वक्त तो, क्योंकि आपसे मुसलसल बातचीत हो रही है और ग्रुप पे भी ऑन है सब लोग, तो इजीली बातचीत हो रही है। ओके। इसके बाद अगर कुछ हुआ तो जरूर पूछ लेंगे। अच्छा, अभी तक वीएलई और सब चीजें ओके हैं आप लोगों के लिए? जी सर, चीजें काफी क्लियर हैं। अच्छा मरियम, आप अपना हैंड रेस करेंगे प्लीज। आपको आवाज आ रही है मरियम? आप का माइक अनम्यूट हुआ? मैंने यस सर, आपको मेरा माइक अनम्यूट हो गया। सर वैसे तो अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट सर ऐसे उसमें टर्म रिपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा एज अ बिल्कुल ग्रुप कलेक्टिवली? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो आपका ग्रुप है वो आप लोगों पे छोड़ दिया है। ग्रुप आप लोग खुद बना ले। इससे बेहतर अभी तक देखें, मेरी ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि वॉट एवर इज अपलोडेड ऑन योर वीएलई इज नॉट फाइनल। ठीक ओके। है, अभी अभी तक मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अभी तक ये फाइनल नहीं है कि आपका मिड टर्म होगा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये फाइनल नहीं है कि अगर मिड टर्म नहीं होगा तो इसकी इवेल्युएशन कैसे की जाएगी। नंबर 3, आपका फाइनल पेपर कैसे होगा और कहाँ होगा। लेकिन कुछ चीजें तो हमने जो पहली क्लास में डिस्कस कर ली थी कि आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा। अब फाइनल प्रोजेक्ट के लिए ये मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दिया।
अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये इंडिविजुअली करना आसान होगा, आप इंडिविजुअली कर लें। आप ग्रुप पे लिख देंगे यार मैं जो है अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ कर सकता हूँ, 5 के साथ नहीं कर सकता। ये आप लोगों पे, आप 5 का बनाए, 3 का बनाए, 4 का बनाए, 2 का बनाए, जितनों का भी ग्रुप बनाए, जितने लोग होंगे उनको इक्वली मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये फाइनल में ये 15 नंबर की होती है और आपके मुझे 12 नंबर लगते हैं कि यार आपने जो मेहनत की है वो 12 नंबर के लायक है, मैं उन दोनों बच्चों को 12 नंबर दे दूंगा। अगर आप लोग को इंडिविजुअली करना है, आप इंडिविजुअली भी कर। अच्छा सर, लेकिन ग्रुप पे बोले क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपनी एनालाइज कैसे करेंगे, बिकॉज हम विजिट तो कहीं कर नहीं सकते। अगर कोई जॉब नहीं कर रहा तो वो कैसे किसी कंपनी को एनालाइज करेगा? एनालाइज करने का ये आपका जोहा वकार का है। देखिए मेरी यस बात सर। सुने, इसमें पिक्चर्स एंड विजिटिंग कार्ड आप ना लगाएं, नंबर 1। आपको ओपन ओपन मैंने छूट दे दी कि आप इसमें पिक्चर्स एंड विजिटिंग कार्ड ना लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, एनालाइज करने के लिए आपके पास इस वक्त सिर्फ एक ही सोर्स है, दैट इज इंटरनेट। ठीक है, तो यू गो ऑन इंटरनेट, यू सर्च कंपनीज, you go to their websites, you go to their YouTube available content, you go to their presentations which are available on internet। ठीक है, ओके। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अभी हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करेंगे। जिसने जो कंपनी पहले चूज कर ली वो कंपनी उसकी। तो आप लोग अभी 15 मिनट बाद चूज करके अपनी सीआर को अपडेट कर दें कि भाई मेरे ग्रुप में ये 3 4 5 बंदे होंगे और इनकी जो है ये होगा। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी कंपनीज है जिनका डेटा रेडीली अवेलेबल है, कितनी कंपनीज का डेटा रेडीली। हाँ, डुप्लीकेशन हम नहीं होने देंगे। एक कंपनी को एक बंदे ने चूज कर लिया, उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अब इसमें सप्लाई चेन का पर्सपेक्टिव समझना है। आप इम्तियाज ले सकते हैं, आप मेट्रो ले सकते हैं, आप हाइपरस्टार ले सकते हैं, दीज आर ऑल ब्रांड्स। ठीक है, आप उनका सप्लाई चेन बता दें। आप को लगता है कि आप अल जवाहर मॉल के बता सकते हैं, आप अल जवाहर मॉल का बता दें। आपको लगता है आप डॉल्मेन सिटी का बता सकते हैं, डॉल्मेन सिटी का बता दें। आपको आपने सप्लाई चेन के पूरे पर्सपेक्टिव में जितनी चीजें समझी हैं, आपको उस कंपनी पे अप्लाई करके उसकी बातें बतानी है। अब आप फिजिकली जा नहीं सकते और फिजिकली जाने का इस वक्त आपको कोई कह भी नहीं रहा, लेकिन लेट्स डू समथिंग, लेट्स गो इन इट इन द डेप्थ एंड फाइंड के हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम इन सब चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो अभी तक आपकी वीएलई पे ये सारी चीजें अपलोडेड है। क्विज असाइनमेंट्स आपको रेडीली मिलते रहेंगे, लेकिन इसमें टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक असाइनमेंट आपको मिला 15 दिन के गैप से, अगला असाइनमेंट आपको मिलेगा होता है वो 2 दिन के गैप का हो, लेकिन जो असाइनमेंट जितना गैप देना चाहिए उसको उतना गैप दे के आपको मिलेगा। कोई सबमिट नहीं करवा सका, आगे पीछे हो गया, he can contact me, he can contact their CRs and we can find a way out, we are here to facilitate। ये बात समझ लें, हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, आपको फैसिलिटेट करने के लिए। इकरा यूनिवर्सिटी मुझे और आपके टीचर्स को बाउंड नहीं कर रही, ये बात समझ लीजिएगा कि बाउंड नहीं कर रही कि हमें पढ़ाना। हम चाहें तो हम विड्रॉ कर सकते हैं, हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि वी आर एट होम, हमारे पास डिफिकल्टी है, इंटरनेट नहीं है, परेशानी है, हम नहीं करना चाह रहे। बट ये इट्स अप टू अस, ये इट्स अप टू मी कि मैं आप लोगों को कितना मुश्किल करूँ ये कोर्स आपके लिए या कितना आसान करूँ। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को इस कोर्स में मैक्सिमम आसानी बाय माई सेल्फ प्रोवाइड कर सकूँ, जितना मैं दे सकता हूँ विद इन माई लीगल बाउंड्रीज। तो वो सारी आसानी मैं आप लोगों को दूं। ठीक है, दूसरी बात, ये सर सेशन इधर एक छोटी सी इनपुट ये है कि कुछ लोग जो हैं जिनका क्विज जो है आप कह रहे हैं आपके पास सबमिटेड नहीं आ रहा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हुआ है, उनकी जरा लिस्ट शेयर कर दें वो लोग कौन है, ताकि फिर वो दोबारा से रीसबमिट करा सकें। देखिए मेरे पास जो आपके सामने आ रहा है, पार्टिसिपेंट 61, ड्राफ्ट 2 एंड सबमिटेड 51। ठीक है, अब इसमें चूज करते हैं ग्रेडिंग स्टेटस। हाँ ठीक है, जो मेरे पास नहीं आ रहे ना ग्रेडिंग के, ये नॉट सबमिटेड करके जरा फिल्टर देखते हैं। इनमें जिनके नाम के आगे कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा ना, मैं उनका नाम आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो फिर
फिर से इसको सबमिट कर दें, मैं इसकी सबमिशन एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि हमारी इस क्लास की जो ड्यूरेशन है ना वो 1 घंटा है, 1 आवर ओनली, बट टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स कंप्लीट भी करने हैं। तो हम कोशिश तो ये क्या करेंगे कि 1 घंटे में हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लें। इफ अगर हम 1 घंटे से आगे बढ़ना चाहें तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम एक प्राइवेट जूम सेशन क्या करें जो कि 40 मिनट अलाउ करता है। कोशिश तो यही होगी कि उस पर ना जाना पड़े, लेकिन अगर किसी क्लास में जाना पड़ा तो इस क्लास के फौरन बाद हम एक लोकल जूम वेबिनार कर लिया करेंगे और उस वेबिनार के अंदर आपको ऐड करेंगे, आपको आईडी दे देंगे आपके ग्रुप पे, आप लोग ऐड हो जाइएगा और हम उस टॉपिक को कंप्लीट किया करेंगे। वेबिनार के बाद मंडे के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई आप मैसेज कीजिएगा, और अगर इस मुझे लगेगा कि यार ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आई तो हम कोई यूट्यूब वीडियो या फिर हम यूट्यूब सेशन या हम वेबिनार कोई भी ऐसी चीज़ करके आपको वो टॉपिक सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवा दिया करेंगे, ठीक है। हमारा प्रीवियस टॉपिक था जिसपे हम स्टार्ट हुए थे वो था वेयर हाउसिंग। यस बोलें सर, ये शुरू करने से पहले असाइनमेंट नंबर 2 थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ कर देंगे, किस तरह स्लाइड्स बनानी है, क्या करना है उसमें, बिकॉज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बिल्कुल। असाइनमेंट नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज द राइट सप्लाई चेन फॉर योर प्रोडक्ट पढ़ें और अप्लाई द आइडियाज इन योर कंपनी एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू योर टीम यूजिंग 25 स्लाइड्स मिनिमम, ठीक है। इसको आसान कर देते हैं। आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ना है जो आपको आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल भी एक दफा देख लेते हैं। ये 31 पेजेस का आर्टिकल है, आपको ये आर्टिकल पूरा पढ़ना है और एक 25 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनानी है इस आर्टिकल पे। अगर कोई आदमी ये आर्टिकल पढ़े बगैर इसका क्रश समझना चाहे तो वो कैसे समझेगा। आप 25 स्लाइड्स में इस पूरे आर्टिकल को एक्सप्लेन कर, बस दैट्स इट। इसमें से की पॉइंट निकालें, उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं। बट इंडिविजुअल असाइनमेंट है नंबर 1। नंबर 2, ये कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है। इसका कॉपी पेस्ट चेक करना बहुत आसान है, तो प्लीज़ कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है। आप लोग खुद पढ़ के खुद समझ के एक एक पेज पे आप एक स्लाइड भी बनाएंगे तो 31 स्लाइड्स हो जाएंगी। तो आप 4-4, 5-5 बुलेट पॉइंट्स में हर पेज को एक्सप्लेन कर दें या पूरे आर्टिकल को आप एक्सप्लेन कर दें। 25 स्लाइड्स की जो ये लिमिट है ये इसलिए कि इसके अंदर डिटेलिंग बहुत है। अगर किसी को लगता है कि वो 25 स्लाइड्स में कम में भी कर सकता है तो 25 स्लाइड्स कम में कर दे, हम उसको 20 स्लाइड्स मिनिमम कर देते हैं, लेकिन 20 स्लाइड्स से नीचे नहीं। अब समझ में आ गया? जी सर, थोड़ा बेटर। सर, एक तो आप अपना माइक थोड़ा करीब कर लें, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आवाज हल्की आ रही है। एंड सेकेंडली जी सर, और आपने कहा था यूट्यूब पे क्लास की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, वो अभी तक नहीं हुई। बिल्कुल तो हो जाएंगी, लेकिन मैं खुद आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई है और आपके जितने भी आईटी पर्सनल हैं वो घर से काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी मुश्किल हो रही है। अभी तक मेरे पास भी उस क्लास की वीडियो या ऑडियो नहीं आई है। जैसे ही आएगी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग तो होती हुई नज़र आ रही है, बट ये नहीं पता किसकी आईडी मिलेगी कैसे। तो आप और मैं दोनों इस चीज़ का वेट करें, क्योंकि ये आज से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ ये सारा काम, तो थोड़ी ग्लिचेस एंड हिचेस तो आएंगे, बट वील ट्राई कि हम मैक्सिमम आप लोगों तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमारी पहली क्लास स्टार्ट हुई थी बुलवेप इफेक्ट से। किसी को बुलवेप इफेक्ट समझ में ना आया हो तो मैं इसको फिर से समझा दूं कि सप्लाई चेन के अंदर जनरली डिसरप्शंस पैदा होती हैं, और डिसरप्शंस की वजह क्या होती है? या तो टाइम हो सकता है, सप्लाई ऑफ ऑर्डर डिसीजन हो सकता है, डिमांड हो सकती है, कम्युनिकेशन का लैक हो सकता है, या डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इन सारे केसेस की वजह से जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन पैदा होती है, उस डिसरप्शन को हम बुलवेप इफेक्ट कहते हैं। हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी देखी थी जिसमें हमें पता चला था कि बुलवेप इफेक्ट क्या होता है। हम उस वीडियो में ये बताया गया था बेसिकली कि एक रिटेल आउटलेट के पास एक कस्टमर आता है और वो नॉर्मल से ज़्यादा किसी चीज़ का ऑर्डर करता है। रिटेल आउटलेट
उस ऑर्डर को नॉर्मल नहीं समझता, ये कंसिडर करता है कि ये जो डिमांड आई है ये फॉरएवर ऐसे ही आएगी, और इसी सिनेरियो के बेस पे वो रिटेल आउटलेट अपने होलसेलर को एक्स्ट्रा डिमांड फॉरवर्ड कर देता है। उस एक्स्ट्रा डिमांड फॉरवर्ड करने की वजह से आगे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर फिर अपने सप्लायर को एक्स्ट्रा डिमांड फोर्सी करके ऑर्डर कर देता है, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन में इन्वेंट्री के ब्लॉक्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को दे दिया, मैन्युफैक्चरर उसका रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर का वेट करेगा, बट डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर नहीं दे रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर का वेट कर रहा होगा, होलसेलर रिटेलर का वेट कर रहा होगा, और इसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन में ब्लॉक्स बन जाएंगे इन्वेंट्री के। उन ब्लॉक्स बनने की वजह को बुलवेप इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वेयर हाउसिंग से। वेयर हाउसिंग क्या करता है? वेयर हाउसिंग बेसिकली टाइम, प्लेस एंड यूटिलिटी, टाइम और प्लेस की यूटिलिटी बताता है रॉ मटेरियल्स के लिए, फिनिश गुड्स के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। ये करना क्यों है? ताकि कस्टमर की डिमांड को कंपनी टाइमली पूरा कर सके। ठीक है, ये कंपेटिटिव टूल की जगह कंपनी के फायदे के लिए भी काम कर रहा होता है, बिल्कुल काम कर रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वेयर हाउसिंग वही एक ग्लिच प्रोवाइड करता है जो मैंने आपको इन्वेंट्री क्लास में बताया था कि इन्वेंट्री इज इविल, और इस इविल को पालने के लिए आपको वेयर हाउस की जरूरत है। गुड, अभी हमारे पास ग्रुप पे ग्रुप मेंबर्स के नाम भी आना शुरू हो गए। आप लोगों को सब ये है कि ये जो आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं इसका थोड़ा सा वेट कर लें, और आपको जो मैं फॉर्मेट भेजूंगा उस फॉर्मेट को फिल करके ग्रुप लीडर भेज दे प्लीज। अभी आप लोगों ने भेज दिया, हमने देख लिया, लेकिन इस तरह जिस तरह ग्रुप पे बम्बार्टमेंट हो रही है मैसेजेस की, इसमें चीजें गुम जाएंगी। तो या तो मुझे इंडिविजुअल एक ग्रुप लीडर मैसेज कर दे अपने अपने ग्रुप का नाम, या फिर वेट कर ले उस फॉर्मेट का। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। वेयर हाउसिंग का लॉजिस्टिक्स सिस्टम में क्या रोल है? वेयर हाउस बेसिकली सप्लाई चेन का वो पार्ट है जहां पे गुड्स रेस की होल्ड की जाती है। जुनेद हसन साहब, जुनेद हसन साहब आप क्या रेज हैंड कर रहे हैं? वो बार बार आपका रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है। खैर, तो वेयर हाउस क्या है? वेयर वो जगह है जो सप्लाई चेन अपना सारा मटेरियल रखती है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो फिनिश मटेरियल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है। जहां पे भी इन्वेंट्री होल्ड की जाती है उस पॉइंट को वेयर हाउस कहते हैं। ये जनरली फिनिश गुड इन्वेंट्री भी हो सकती है, बट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी हो सकती है। और वेयर हाउसिंग के फंक्शंस में क्या क्या है? हमने पढ़ा था, कंसोलिडेशन है, क्रॉस डॉकिंग है, सर्विस है, कंटीजेंसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, या स्मूथिंग है। ये सारी फंक्शंस वेयर हाउसिंग है। आज के दौर में या आज के कंडीशंस में वेयर हाउस की इंपॉर्टेंस दुनिया को नजर आ गई, दुनिया को समझ आ गई। जिन लोगों ने अपने सेंट्रलाइज वेयर हाउस रखे थे वो फायदे में रहे, उनकी इन्वेंट्रीज ने उनको अच्छा रिटर्न दिया। देखो, अब इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि यार किसी ने पैसे होल्ड किए या किसी ने कोई चीज होल्ड की और ब्लैक में भेजी। उसके अलावा भी ये जितने सुपरमार्केट्स चल रहे हैं या जितनी भी इस वक्त सप्लाई चेन थोड़ी बहुत जो चल रही है वो वेयर हाउस की निस्बत से ही है। अगर वेयर हाउस नहीं होते या वेयर हाउसिंग की इंपॉर्टेंस लोगों को शुरू से समझ में नहीं आती, तो शायद आज आप और मैं जो घर में खाना खा रहे हैं ये भी ना खा सकते। तो क्योंकि आटा दाल चावल ये सब वेयर हाउस में रखे जाते हैं। ठीक है, ये मेरे लैपटॉप का इंतकाल हो गया, इसको बंद कर देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल गुड्स के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं। रॉ मटेरियल्स बेसिकली हमारी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वो रॉ मटेरियल है, और इंडस्ट्रियल गुड्स बेसिकली आपकी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स हैं, आपकी मशीनरी में यूज होने वाला लुब्रिकेशन ऑयल है। इसके अलावा जितने भी डिसमेंटलिंग ऑफ इक्विपमेंट होता है उसके लिए जो भी आपको फोक लिफ्टर्स वगैरह चाहिए होते हैं
ये सारे वेयर हाउस में रखे जाते हैं। तो बेसिकली वेयर हाउस में 3 तरह की चीजें आती हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल और इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स वो सारी चीजें जो इंडस्ट्री में ड्यूरिंग प्रोडक्शन इस्तेमाल होती हैं, जिसको हम स्पेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने वेयर हाउस के वैल्यू एडिंग रूल्स पढ़े थे और ट्रेड ऑफ एरियाज पढ़े थे। कंसोलिडेशन था, प्रोडक्ट मिक्सिंग था, सर्विस था, कंटीजेंसी प्रोडक्शन था, स्मूथ ऑपरेशन था, और ट्रेड ऑफ एरियाज का जहाँ पे वेयर हाउस हमारे लिए काम करता है। सबसे पहला है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्मूथ करने में वेयर हाउस का सबसे बड़ा हाथ है। अगर वेयर हाउसिंग ना हो और प्रोडक्ट बने और डिलीवर हो ना, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा काम करना पड़े, जिसकी कॉस्ट भी बहुत हाई हो जाए। बट वेयर हाउस की वजह से ये हम फायदे में रहते हैं। ऑर्डर फिलिंग के अंदर वेयर हाउस हमारे लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। लीड टाइम्स और स्टॉक आउट्स में हम वेयर हाउस पे डिपेंडेंट होते हैं। और आखिर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर हमने 3 तरह के वेयर हाउस ऑपरेशंस की बात की थी। सबसे पहला था कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब है कि हम छोटे शिपमेंट्स को एक जगह अलाइन करते हैं और फिर उसको कंसोलिडेट करके आगे बड़ी शिपमेंट बना के भेजते हैं। जनरली हम सी के अंदर यही कर रहे होते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे शिपमेंट्स आते हैं, वो वेट करते हैं अपनी वेसल के आने का 15 दिन 20 दिन। जब वेसल आता है तो उसमें वो फिर 3, 3.5, 4,000 कंटेनर एक साथ लोड होके चले जाते हैं। इसी तरह रोड शिपमेंट में भी जनरली, जिसको लेस देन कंटेनर लोड शिपमेंट कहते हैं, LCL शिपमेंट। तो LCL शिपमेंट में जनरली वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा काम होता है कि सारी छोटी छोटी शिपमेंट्स आके वेट करती हैं। जब वो कंटेनर लोड बन जाता है कि एक 40 फीट का या 20 फीट का कंटेनर लोड हो जाता है, फिर वो लोड होके आगे जाता है, जिससे आपका टाइम और आपका पैसा, मतलब पर कार्टन कॉस्ट, वो काफी बच जाती है, ठीक है। फिर आता है क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग में डॉक एक वेयर हाउस को कहते हैं, जिसके अंदर आपके 2 डिफरेंट टाइप्स या 3 डिफरेंट टाइप या 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आके वेट करते हैं और फिर वो मर्जर होके शिपमेंट्स बन के चले जाते हैं। इसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल जो आपके पास पेप्सी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या कोक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो है, जब वो फैक्ट्री से निकलती है ना, तो वो एक SKU का एक प्रोडक्ट होता है। मींस अगर पेप्सी के वेयर हाउस से कोई चीज निकली है ना, तो वो पेप्सी कोला 300 ml है, वो डॉक पे जाकर डिलीवर होती है। फिर वो वापस आता है, फिर वो मरिंडा 300 ml ले जाके डॉक पे डिलीवर करता है। फिर वो स्प्राइट 300 7 अप 300 ml ले जाकर डिलीवर करता है डॉक पे। इसके बाद जैसे जैसे इलाके की रिक्वायरमेंट आती है, वैसे वैसे SKU फिल होके आते हैं। और आपने अगर कभी अपने इलाके में होलसेलर के पास उतरते हुए देखा हो, तो आप देखेंगे कि एक ही गाड़ी के अंदर पेप्सी 300 ml भी है, पेप्सी पैट बॉटल भी है, पेप्सी 1.5 लीटर भी है, पेप्सी 2.25 लीटर भी है। ये कैसे? ये इस क्रॉस डॉकिंग की वजह से, कि वो डिफरेंट डॉक से अपनी मर्जी का सामान उठाता है और वो गाड़ी फिर एक जगह आके डिलीवर करती है। ये एक हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या डॉक्स ना हो तो डिलीवरीज कैसे हो, कि एक ही गाड़ी, जो सपोज हमें हमारी एग्जांपल के मुताबिक पेप्सी 300 ml है, वो पेप्सी 300 ml लेके पूरे कराची में घूम रही होगी। जहां जहां उतारना होगा वहां वहां उतारते हुए आगे जा रही होगी, जिससे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा और जनरली उस गाड़ी की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर डॉक है या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो जिस गाड़ी में पूरा लिस्ट ऑफ सामान लेके आता है, हर दुकान का या हर होलसेलर का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो पिक करता है और ले जाके वहां डिलीवर कर देता है। और आखिरी है ब्रेक बल्क। ब्रेक बल्क बेसिकली कंसोलिडेशन का ऑपोजिट है, कि जब एक बड़ा कंटेनर लोड, फुल कंटेनर लोड आता है, तो फुल कंटेनर लोड को डिलीवर करने के लिए या दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको ब्रेक करना पड़ता है स्मॉल शिपमेंट्स में, जिसको हम ब्रेक बल्क ऑपरेशन कहते हैं वेयर हाउसिंग का। तो हमारी आखिरी जो बात हुई थी वो हुई थी बेसिक वेयर हाउसिंग डिसीजंस पे। तो वेयर हाउसिंग डिसीजंस ना 2 तरीके के ही हैं। कि सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि यार मैंने उस वेयर हाउस को ओन करना है, मींस आई हैव टू ओन अ प्राइवेट वेयर हाउस, और आई कैन गो फॉर अ पब्लिक वेयर हाउस। पहला तो सबसे आसान और सिंपल डिसीजन यही हो गया कि या तो मुझे अपना वेयर हाउस ओन करना है या नहीं करना, या अगर नहीं करना तो फिर पब्लिकली आई कैन गो टू एनी ऑफ द वेयर हाउस। नंबर 1। नंबर 2, कि मुझे अपने वेयर हाउसिंग को सेंट्रलाइज रखना है या डिसेंट्रलाइज रखना। सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग क्या होती है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इम्तियाज। इम्तियाज बादराबाद
हम अपने एग्जाम्पल के लिए 3 इम्तियाज को कंसिडर करेंगे, इम्तियाज गुलशन, इम्तियाज बादराबाद एंड इम्तियाज डीएचए। इनका सेंट्रलाइज वेयर हाउस क्या होगा? सपोज कोरंगी में एक वेयर हाउस है जो कि इन तीनों को सब चीजें प्रोवाइड कर, सब चीजों का मतलब कोरंगी वाला जो वेयर हाउस है उसके पास ग्रेन्स है, राइस है, फ्लोर है, एवरीथिंग है। इसके बाद एक डिफेंस में वेयर हाउस है जिसके अंदर सारे के सारे यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स पड़े, ठीक। तो अगर सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग है तो डिफेंस वाला हो, हैदराबाद वाला हो या गुलशन वाला हो, ये सारे इम्तियाज अपने ऑर्डर्स उस वेयर हाउस को भेजते रहे होंगे और वह वेयर हाउस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको डिलीवर करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग। मीन एक वेयर हाउस आपके सारे लोकेशंस की डिमांड पूरी कर रहा है। और डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस क्या होगा कि आपका इम्तियाज हैदराबाद है उसका अपना वेयर हाउस हो, इम्तियाज गुलशन हो उसका अपना वेयर हाउस हो, और इम्तियाज डीएचए उसका अपना वेयर हाउस हो। जनरली कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज या तो इधर वन मोड पे चली जाती हैं, फैक्ट्रीज खास तौर पे एक मोड पे काम कर रही होती हैं, दैट इज सेंट्रलाइज वेयर हाउस। उनका एक वेयर हाउस होता है या 2 वेयर हाउस होते हैं या 10 वेयर हाउस होते हैं, लेकिन वो सेंट्रलाइज होते हैं। वो वेयर हाउस उनकी जितनी फैक्ट्रीज होते हैं उसको डिमांड टाइम टू टाइम पूरी कर रहे। और डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस कौन यूज करते हैं? जनरली वो आउटलेट्स या वो शोरूम्स या वो क्या कहेंगे रिटेल शॉप्स के जिनका रिक्वायरमेंट हर शहर की डिफरेंट है। मींस अगर इम्तियाज कराची है तो वो इम्तियाज लाहौर से डिफरेंट है, इम्तियाज लाहौर है तो इम्तियाज इस्लामाबाद से डिफरेंट है। तो वो सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग नहीं, वो डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस। डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस वो किस किस तरीके से कर सकते हैं? वो शहर के तरीके से भी डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, वो जोन में भी डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। मींस कराची को आपने 3 जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो एक वेयर हाउस सिर्फ जोन ए को ही पूरा कर रहा होगा, एक वेयर हाउस जोन बी को और एक वेयर हाउस जोन सी को। उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। मींस उनकी इन्वेंट्रीज डिफरेंट, उनका लेना देना डिफरेंट, उनके खर्चे डिफरेंट है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस के अंदर जब आप कैलकुलेशन करने जाते हो तो आप ये देखते हो कि साइज क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, लेआउट क्या होगा और प्रोडक्ट कौन कौन सी रखेंगे। बेसिकली जो आपके सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस होते हैं उनके अंदर ये सारे डिस्कशंस फोरम पे होते हैं कि आपको कितने चाहिए, कितने सेंट्रलाइज या कितने डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस चाहिए, कौन कौन सी लोकेशन पे चाहिए, क्या साइज होगा, क्या उसका लेआउट होगा और क्या प्रोडक्ट्स आप रखोगे। अच्छा, लेआउट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है प्रोडक्ट के ऊपर। तो ओनरशिप डिसीजन जो है वो प्राइवेट या पब्लिक वेयर हाउस में कैसे वेरी करेंगे? आपका टोटल कॉस्ट एक तरफ होगा जो उस वेयर हाउस को ओन करने की, उस वेयर हाउस को रन करने की टोटल कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। नंबर 1 यूटिलिटी, नंबर 2 रेंट, नंबर 3 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नंबर 4 ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या है, कितने लोग होंगे, कितने फोकलिफ्ट होंगे, कितना इक्विपमेंट यूज होगा और कितना टाइम के लिए ऑपरेट करेगा। 24 घंटे ऑपरेशन होगा या 12 आवर ऑपरेशन होगा, या 24 घंटे ऑपरेशन होगा तो कितनी शिफ्ट होंगी, 3 शिफ्ट होंगी, 2 शिफ्ट होंगी। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको प्राइवेट और पब्लिक वेयर हाउस में डिफरेंशिएट करती हैं। और इससे ही आप डिसाइड करते हो कि आपको कितने प्राइवेट वेयर हाउस रखने हैं, कितने पब्लिक रखना है। ये हाइब्रिड भी हो सकता है, आप 2 प्राइवेट रख के 2 पब्लिक भी रख सकते हो। कैसे? मेरे रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सीजन में मुझे पब्लिक वेयर हाउस की जरूरत है, ऑफ सीजन में नहीं है। किसी पॉइंट पे पब्लिक वेयर हाउस की जरूरत है, किसी पॉइंट में नहीं है। बट मेरे प्राइवेट वेयर हाउस 1 2 3 हैं जो फिक्स हैं, जो मुझे अब द ईयर 365 डेज चाहिए। तो मैं हाइब्रिड सॉल्यूशन भी रख सकता हूँ, या तो मैं ऑल ओवर पब्लिक पे जा सकता हूँ, या मैं ऑल ओवर प्राइवेट कर सकता हूँ, या मैं हाइब्रिड डिसीजन रख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। सपोज आई हैव अ कंपनी जिसके पास 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए मैं पब्लिक वेयर हाउस पे चला जाता हूँ, 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए मैं प्राइवेट वेयर हाउस मांगता हूँ। अब यहाँ डिसीजन क्या होगा? यहाँ हो सकता है डिसीजन मैट्रिक्स यही हो, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनका एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी से बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका ताल्लुक है उनको मैं अपने प्राइवेट वेयर हाउस में रखूंगा, जिनका नहीं है उनको मैं पब्लिक वेयर हाउस में रख दूंगा। तो ओनरशिप डिसीजन में सबसे पहले आप देखते हो थ्रूपुट वॉल्यूम। थ्रूपुट वॉल्यूम क्या है? कितना प्रोडक्ट आ रहा है, कितना प्रोडक्ट जा रहा है, ये थ्रूपुट वॉल्यूम। शहरियार और मरियम प्लीज बीच बीच में कुछ बोलते रहा करो, मुझे इस लैपटॉप स्क्रीन से बात करने की आदत नहीं है, तो मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ।
नहीं नहीं सर, सब लोग सुन रहे हैं, बल्कि अगर आप ग्रुप देखें व्हाट्सएप का तो मुसलसल कोई ना कोई बातचीत हो रही है उसके ऊपर। गुड। तो सबको आवाज आ रही है? गुड, चलो। तो फैक्टर कंसिडर करने के लिए तो क्या क्या सबसे। यस मरियम। इसमें एक तो क्वेश्चन आया हुआ है कि काइंडली हर बिजनेस के लिए आप एग्जांपल दे दें, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस कौन से टाइप ऑफ वेयर हाउस यूज करते हैं, स्टेजिंग क्या होती है, बिल्कुल। और डिसेंट्रलाइज की एग्जांपल डिवागो आएगी या नहीं, डिवागो डिसेंट्रलाइज्ड की एग्जांपल कैसे होगी? कि हर डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट वो वेयर हाउस नहीं मेंटेन नहीं नहीं कर रहे नहीं हैं उसके नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं। डिवागो तो फार्मेसी है, मैं जितना मुझे पता है। जी। तो डिवागो एक फार्मेसी, अब उस फार्मेसी को ना, देखो, सेंट्रलाइज वेयर हाउस और डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस अगर आप लोगों की समझ में आ गया तो ये बात समझ ले कि सेंट्रलाइज वेयर हाउस के, अब वो सेंट्रलाइज वेयर हाउस कराची में भी हो सकता है कि जो कराची का सेंट्रल कराची का वेयर हाउस है, लेकिन सपोर्ट वो पूरे पाकिस्तान को कर रहा है, तो ये सेंट्रलाइज वेयर। अब डिवागो एक फार्मेसी है। फार्मेसी जनरली कैसे चलती है? फार्मेसी फार्मेसी चलती है वेयर हाउस डिपेंडेंट बट सेंट्रलाइज। डिवागो पूरे कराची में जहां भी होगा ना, उसका वेयर हाउस एक ही होगा। वो उस वेयर हाउस को रोज रिक्वेजिशन बेचते होंगे, रोज वहां से चीज आती होगी। या डिवागो के अंदर अपना एक छोटा सा वेयर हाउस हो। आपके सामने तो डिवागो फार्मेसी की दुकान है ना, हो सकता है उसके पीछे अपना एक वेयर हाउस हो। तो अगर हर डिवागो का अपना एक वेयर हाउस है तो दिस इज डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग। सारे डिवागो एक वेयर हाउस को रिपोर्ट कर रहे हैं और एक वेयर हाउस से इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, दिस इज सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग, नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस की एग्जांपल देखो। वेयर हाउसिंग का बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, वेयर हाउसिंग का ताल्लुक है इन डिसीजन से। सबसे पहला तो थ्रूपुट वॉल्यूम। इम्तियाज जब एक था तो क्या वो सेंट्रलाइज वेयर हाउस बनाएगा या डिसेंट्रलाइज? इसका जवाब है भाई वो डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस बनाएगा। क्यों? एक इम्तियाज है, उसी इम्तियाज को सपोर्ट करना है, दूसरा कोई इम्तियाज नहीं है, तो वो सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज दोनों फोरम में एक ही हो गया। लेकिन आज जब इम्तियाज की 14-15 ब्रांचेस हैं सिर्फ एक शहर के अंदर, तो उसने सोचना है कि यार मैं इन सारी ब्रांचेस को सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग से फिल कर सकता हूँ या मुझे कुछ ब्रांचेस के लिए डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग भी करनी। अब सपोज बादराबाद का वॉल्यूम और मलिर कैंट का वॉल्यूम जमीन आसमान का डिफरेंट हो, जमीन आसमान का उसमें डिफरेंस हो सकता है। बादराबाद की 1 करोड़ से ऊपर की सेल है डेली की, मलिर कैंट की हो सकता है 10 लाख भी ना हो। तो क्या मैं 10 लाख की सेल के लिए एक वेयर हाउस रखूं? नो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने वेयर हाउस को कपल किया सेल वॉल्यूम पे। जिस भी आउटलेट का सेल वॉल्यूम 1 करोड़ या उससे ज्यादा है वो अपना वेयर हाउस रखेंगी, और जिनका 1 करोड़ या उससे कम है उनका सेंट्रलाइज वेयर हाउस हो जाएगा। इस तरह हमारी कंपनी, अब हमारी कंपनी में काम किस तरह हो रहा है कि हम जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैकडॉनल्ड्स सिंध, मैकडॉनल्ड्स इस्लामाबाद एंड मैकडॉनल्ड्स लाहौर। बट मैकडॉनल्ड्स कोयटा के लिए एक अलग से वेयर हाउस लेना पड़ा कोयटा के अंदर। क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स लाहौर मैकडॉनल्ड्स कोयटा का डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तो अब फिर वहां पे जाके मैंने ओनरशिप डिसीजन लिया, फिर वहां पे मैंने पब्लिक वेयर हाउस लिया, रेंट पे वेयर हाउस लिया सिर्फ कोयटा को सर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि लाहौर कोयटा को सर्व नहीं कर सकता। बट जो लाहौर, पूछो। सर मतलब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का डिसीजन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेसिस पे कर रहे हैं, उसके बाद फिर 100 फर्दर डिसीजन। 101%, 101%। सर अब थ्रूपुट भी थोड़ा सा री एक्सप्लेन कर दें, उसमें बिल्कुल, थ्रूपुट टाइम बेसिकली क्या होता है? थ्रूपुट क्या होता है? इनटेक और आउटटेक के दरमियान आप कोलैबोरेशन करते हो, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। अब आपका थ्रूपुट वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब क्या? बहुत सारी चीजें आ रही हैं और बहुत सारी चीजें रोज जा रही हैं। इन इनटेक और अब बहुत सारी चीजें आ रही हो जा रही हैं, क्या मतलब है कि बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ आप डील कर रहे हो एज वेंडर। मींस आप उनके लिए, वो आपके लिए वेंडर है, तो वो ऑन एंड ऑफ आपको चीजें भेज रही है। यूनिलीवर भी आपका वेंडर है, डालडा भी आपका वेंडर है, टपाल भी आपका वेंडर है, वो सब आपको सामान भेजे। दिस इज इनटेक, ठीक है। एंड आउटटेक क्या है कि आप कितने इम्तियाज को कितनी दफा ऑर्डर फिलिंग कर रहे हो। अगर ये वॉल्यूम बहुत हाई है तो आप ओनरशिप पे चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फिर आपको अपना ऑपरेशन कैसे चलाना है। अच्छा, ये जो डिसीजन है ना, ये ओनरशिप डिसीजन है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज डिसीजन नहीं है। ये ओनरशिप का डिसीजन है कि अगर आपके थ्रूपुट बहुत ज्यादा है, आपके साथ पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें जा रही हैं, तो आप कहते हो कि यार मुझे अपना वेयर हाउस ओन करना चाहिए ताकि मैं अपनी चीजों को, अपनी लाइबिलिटीज को ओन कर सकूं। फिर आपकी डिमांड की स्टेबिलिटी, अगर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा स्टेबल है
तो आप ओनरशिप पे नहीं जाते। लेकिन आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, मीन्स रात में भी डिमांड आ रही है, दिन में भी डिमांड आ रही है, तो आप कहते हो कि यार मुझे वेयर हाउस ओन कर लेना चाहिए ताकि मैं उसकी ओनरशिप ले सकूं, मैं उसकी चीज़ों को खुद देख सकूं। फिर डेंसिटी ऑफ मार्केट है। जब आप बहुत डेंस मार्केट को, मीन्स आपके एक शहर है जिसके अंदर आपके 20-25 आउटलेट है, अगर आप ऐसे शहर को सर्व करो ना, तो आप कोशिश करते हो कि आप वेयर हाउस को ओन कर लो। अच्छा, ओन या ना ओन करने का मतलब क्या है? देखो, अगर आप पब्लिक वेयर हाउस पे जाते हो ना, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का, मैक्सिमम 1 साल का। 1 साल के बाद वो जगह आपको खाली करनी है। जरूरी नहीं है आपका जो है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता, तो आप ये समझो कि आपका आपका सारा सामान, सारे लोग, सारा इक्विपमेंट लेके कहीं और जाना है। और जरूरी नहीं है कि वो जहाँ जाओ वो उतना ही फिजिबल हो, वो शहर से उतना ही करीब हो, वो आपके एरिया से उतना ही करीब हो, वो आपके आउटलेट से उतना ही करीब हो। फिर इसमें छोटे छोटे मैनेजमेंट डिसीजन आता है। मैं आपको बिल्कुल लो लेवल मैनेजमेंट डिसीजन बताता हूँ। क्या टीसीएस वाले के पास एड्रेस, अब आपके पास सपोज एक शहर है, इसमें 25 आउटलेट है आपके पास, और आप डिसेंट्रलाइज, आप ओनरशिप डिसीजन पे नहीं गए, आप पब्लिक वेयर हाउस में चले गए, और 12 महीने के बाद आपका वेयर हाउस चेंज हो गया। आपको कम से कम 1 महीना चाहिए सारे आउटलेट और टीसीएस को ये कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई अब वेयर हाउस का एड्रेस चेंज हो गया। क्योंकि गाड़ियां, ड्राइवर, फिर उससे रिलेटेड लोग, फिर मैन पावर, इन सबको नया रूट बार बार बताना पड़ता है। भाई यहाँ नहीं, यहाँ चला गया, यहाँ नहीं, यहाँ चला गया। फिर आपके रूट चेंज हो जाते हैं, फिर आपके कॉस्ट चेंज हो जाती है। इससे बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी एंड कंट्रोल नीड। कितना कंट्रोल आपको चाहिए, कितनी अच्छी सिक्योरिटी चाहिए आपको, ये आपके ओनरशिप डिसीजन पे इम्पैक्ट करती है। कस्टमर सर्विस लेवल आपको कैसा चाहिए, आपको लो लेवल चाहिए, आपको बहुत हाई लेवल चाहिए, फिर बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक वेयरहाउस ऑपरेशंस की। बेसिक वेयरहाउस के 3 ऑपरेशन है: वेयरहाउस प्रोसेस, इनबाउंड एक्टिविटीज एंड आउटबाउंड एक्टिविटीज, जिसको यहाँ पे इनपुट आउटपुट और वेयरहाउस प्रोसेस की तरह लिखा गया है। इनबाउंड एक्टिविटीज क्या है कि आप कैरियर को शेड्यूल कर लो, आप व्हीकल को अनलोड कर लो, चीजों को डैमेज से इंस्पेक्ट कर लो, और जो पीओ है या जो परचेज ऑर्डर है उससे चीजें कंपेयर कर लो कि यार जो चीजें परचेज ऑर्डर में लिखी है वो सब आई है नहीं आई है। नंबर 1। नंबर 2, फिर आपका वेयर हाउस प्रोसेस है। वेयर हाउस प्रोसेस क्या है? जैसे आपके घर के अंदर अगर कोई आप सामान खरीद के आते हो, तो सबसे पहले चेक करते हो ना जो सामान मंगवाया था वो आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, अब उस सामान को रखना कहाँ है, उसका यूज क्या है, मीन्स ऑर्डर के हिसाब से उसको अपनी जगह पे फिट करना, फिर उसकी इन्वेंट्री रिकाउंट करना, इन्वेंट्री को ऐड करना। और आउटबाउंड एक्टिविटीज में क्या होती है कि फिर आप कैरियर को शेड्यूल करोगे, जब आपको सामान भेजना है तो कब भेजना है, व्हीकल को कब लोड करवाना है, बिल ऑफ लेडिंग कब काटना है, और फिर उसके हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को कब अपडेट करना है। ठीक है, अच्छा, हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेयर हाउस समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, नंबर 1 तो ये है कि प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस क्या है? ओन एंड ऑपरेटेड बाय द कंपनी, सारी की सारी लायबिलिटी कंपनी की है, कंपनी ने उसको ओन किया हुआ है, कंपनी उसको चला रही है, कंपनी उसके सारे मैनेजरियल डिसीजन ले रही है। उसके अगेंस्ट आता है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस क्या है? बेसिकली आपने एक वेयर हाउस खरीद रहे और आपने लोगों को उसको रेंट आउट किया हुआ है, तो जो रेंट आउट डिसीजन लिया है ना आपने, वो पब्लिक वेयर हाउस है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक उसको रेंट करते हैं, उसको यूज करते हैं, जैसे रेंटल खत्म होता है वो वेयर हाउस ट्रांसफर हो जाता है। फिर आता है गवर्नमेंट वेयर हाउस। ये फूड एंड ग्रेन्स के लिए जनरली वेयर हाउस जो गवर्नमेंट एक्वायर करके आड़तियों को बेचती है, उसको गवर्नमेंट वेयर हाउस कहते हैं। बेसिकली पब्लिक वेयर हाउस का ये गवर्नमेंट वर्जन है कि गवर्नमेंट जिन वेयर हाउस को ओन करके रेंट करती है उनको गवर्नमेंट वेयर हाउस किया जाता है। फिर आते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। इसको हमने क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। जो चीजें इंपोर्ट होती हैं लेकिन उनकी ड्यूटीज पे नहीं की जाती, वो बॉन्डेड वेयर हाउस में रहती हैं, और जब उनकी ड्यूटी पे कर दी जाती है वो बॉन्डेड वेयर हाउस से बाहर आ जाती है। बॉन्डेड वेयर हाउस में रखने का डिसीजन क्यों लिया जाता है? क्योंकि कुछ चीजों की इंपोर्ट ड्यूटी उनकी वैल्यू का 200 टाइम्स या 300 टाइम्स होता है, तो कंपनी उनको इंपोर्ट करवा लेती है, लेकिन जब फाइनल कंज्यूमर उनके पास आता है तब उसको पे करके छुड़वाती है। इससे कंपनी का एक बहुत बड़ा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है कि जो बाउंड नहीं होता, और जिसकी वजह से कंपनी अपना रनिंग फाइनेंस चलाती रहती है। इसलिए बॉन्डेड वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है, और इनमें उन्हीं चीजों की बात होगी कि जिनकी ड्यूटीज बहुत ज्यादा हैं, जिसमें सिगरेट्स, जनरेटर्स और अदर प्रोडक्ट्स हैं।
फिर डीसीज की बात हमने कर ली, और आखिरी में है क्लाइमेट कंट्रोल वेयरहाउस। क्लाइमेट कंट्रोल वेयरहाउस वही वेयरहाउस है कि जिसके अंदर क्लाइमेट को कंट्रोल करके आपको चीजें रखनी होती है। अच्छा, क्लाइमेट का मतलब सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, कहीं कभार ह्यूमिडिटी और कभी कभार आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी कंट्रोल करना है एनवायरनमेंट का, अपनी चीज को फ्रेश रखने के लिए। तो ऐसे वेयरहाउसेस क्लाइमेट कंट्रोल वेयरहाउस कहलाते हैं, कि जहां पे आपका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि नंबर ऑफ वेयरहाउस, मेरे पास वेयर हाउसेस कितने होने चाहिए, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है। तो उसके अंदर जो फैक्टर्स लगते हैं ना, वो सबसे पहले लगता है इन्वेंट्री कॉस्ट। सर एक मैं सवाल ये आया है, सॉरी सर, एक सवाल हम्म, ये आया है कि मेडिसिन जो होता है, फार्मास्यूटिकल्स, इनका कोई वेयर हाउस होता है? जनरली मेडिसिन का कोई वेयर हाउस नहीं होता। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह कि मेडिसिन की जो सप्लाई चेन है ना, उसके अंदर मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर और फिर रिटेलर, ये आपस में 100% कनेक्टेड होते हैं। कैसे? जहां रिटेलर की डिमांड जनरेट होती है वहीं होलसेलर की डिमांड जनरेट होती है, वहीं डिस्ट्रीब्यूटर की, और वो जाती है एज ऑफ टू मैन्युफैक्चरर। हाँ, जो इम्पोर्टेड मेडिसिन हैं, जनरली इंडियन मेडिसिन है या जर्मन मेडिसिन है जो हम पाकिस्तान में यूज करते हैं, ये वेयर हाउस होती है। लेकिन ये वेयर हाउस भी कहाँ होती है? होलसेलर के पास। जो मेडिसिन का रिटेलर है ना, जिससे आप जाके मेडिसिन खरीद रहे हो, इसका अपना कोई वेयर हाउस नहीं होता। इसके वही शॉप के अंदर अगर कोई छोटा पीछे कोई गोडाउन टाइप का बनाया हो, वो भी उन मटेरियल्स के जिनकी एक्सपायरी नहीं है, सनी प्लास, डेटॉल, शैम्पूज, हर्बल शैम्पूज, या फिर जो मशीनरी आपकी यूज होती है। लेकिन जनरली मेडिसिन का वेयर हाउस नहीं होता। हाँ, अगर हम इस मेडिसिन को ही फैक्ट्री लेवल पे देखें कि मैन्युफैक्चर, तो यस, उनका रॉ मटेरियल वेयर हाउस भी होता है, उनका फिनिश गुड वेयर हाउस भी होता है, और फिनिश गुड वेयर हाउस भी सेग्रीगेटेड होते हैं, मतलब एक नहीं होते, सैकड़ों होते हैं, 10-15 वेयर हाउस होता है, क्योंकि हर मेडिसिन कैटेगरी को अलग तरीके से अलग टेम्परेचर में रखना होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ वेयर हाउस को इफेक्ट करने के लिए हमारे पास फैक्टर क्या क्या है? इन्वेंट्री कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लॉस सेल्स है, कस्टमर सर्विस लेवल कितना रखना है, और आपको छोटी क्वांटिटी खरीदनी है या बल्क क्वांटिटी खरीदनी है। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके नंबर ऑफ वेयर हाउसेस कितने होंगे। तो बेसिक वेयर हाउस ऑपरेशन हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं वेयर हाउस लेआउट एंड डिजाइन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से लेआउट पता हो कि आपके वेयर हाउस का क्या होगा। यू आर डीलिंग इन स्मॉल जनरेटर्स, तो आपका वेयर हाउस लेआउट बिल्कुल डिफरेंट होगा यूनिलीवर के प्रोडक्ट से। यूनिलीवर अगर अपना सोप एंड शैम्पू जहाँ रखती है, उसका जो लेआउट होगा, और आप जो जनरेटर रख रहे हैं उनका लेआउट बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर हाउस में मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कि आपको प्रोडक्ट मूव कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कितनी करनी है, और कितनी दफा करनी है। जनरेटर है हफ्ते में 1 दफा मूव होगा, यूनिलीवर है दिन में 10 दफा मूव होगा। तो उस मूवमेंट में तो आपको सबसे पहले अपनी डिमांड फोरकास्ट बनानी है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को डेली, मंथली, वीकली या दिन में कई मरतबा मूव करना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कि मुझे हर आइटम की ऑर्डर क्वांटिटी पता होनी चाहिए, कि मैं किसको कितनी दफा मूव करूंगा। अगर यूनिलीवर है तो उसको पता है कि मेरा बेसिक डिमांड क्वांटिटी क्या होगा, कार्टन। मैं एक एक सोप तो निकाल के मूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कार्टन या पैलेट मूव कर रहा हूँ। लेकिन जनरेटर के केस में मैं एक जनरेटर भी मूव कर रहा हूँ। तो आप अपने यूनिट्स को क्यूबिक फुटेज रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करते हैं, कि मेरे पास 1000 यूनिट है और हर यूनिट की 10 क्यूबिक फीट रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 10 इंटू 1000, 10,000 स्क्वायर फीट का एटलीस्ट वेयर हाउस चाहिए। और उसमें मैं अलाउंस फॉर ग्रोथ और अलाउंस फॉर आयल स्पेस फॉर मटेरियल इक्विपमेंट हैंडलिंग, कि सबसे पहले तो मैं ग्रोथ की जो डिमांड मेरे वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही होगी, इस ग्रोथ की भी जगह रखूंगा, और दूसरी ये जगह रखूंगा कि मेरे पास आयल स्पेस हो, कि मेरा इक्विपमेंट मूव हो सके, मेरे लोग बैठ सके, वहां काम कर सके। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि लेआउट के अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट इंटरफेस कैसे काम कर रहा है। मुझे फोक लिफ्टर्स चाहिए, मुझे हैवी लिफ्टिंग इक्विपमेंट चाहिए, तो उसका टर्निंग डाया कितना होना चाहिए, कहाँ पे चीज रहेगी। और ये बात समझना जरूरी है कि वेयर हाउसिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा प्रोडक्ट सेफ एंड सिक्योर है भी या नहीं। मैं अगर अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो प्रोडक्शन होने के बाद तो वो वेयर हाउस में आना है, और वेयर हाउस में आने के बाद उसके साथ कोई ऐसा तो नहीं कि मैं पैसे बचाने के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए, चंद पेनीज के लिए मेरी स्पेस रिक्वायरमेंट खराब हो रही है, या मैं जो है मेरी प्रोडक्ट खराब हो रही है, तो नहीं। आपने देखा होगा ह्यूज वेयर हाउसेज होते हैं,
और हम समझते हैं कि यार ये फालतू है। फालतू नहीं है, चीज है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट रिकॉल हुई, सपोज मार्केट से वापस आई, तो उसको कहाँ रखोगे? उसको भी तो वेयर हाउस में ही रखोगे ना। उसको हमने देखा था ना कि रिसाइकल करते हुए जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स, उसमें क्या क्या होता है, इंस्पेक्ट होता है। तो इंस्पेक्शन कहाँ होता है भाई? वेयर हाउस में ही होता है। फिर चेक किया जाता है कि डैमेज क्यों हुई, वो कहाँ होती है? वो वेयर हाउस में ही होती है। तो आपको ये सब चीजों को जहन में रखना है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके साथ क्या क्या होना है। तो वेयर हाउस की स्पेस रिक्वायरमेंट में जनरली हम इन चीजों को देखते हैं कि रिसीविंग क्या है, शिपिंग किधर करनी है, ऑर्डर पिकिंग कहाँ है, ऑर्डर असेंबली कहाँ है, स्टोरेज कहाँ है, मिसलेनियस का है, ऑफिस का है। ऑर्डर पिकिंग मींस आपने जगह जगह से जो वेयर, अब आपके एक वेयर हाउस में 10 प्रोडक्ट पड़ी, आपके पास ऑर्डर आया कि 10 की मुझे एक एक चीज चाहिए, तो इन एक एक चीज को टेम्पररी तो कहीं रखना है, वो ऑर्डर पिकिंग एरिया कहलाता है। फिर इनको असेंबल करना है, आपने 10 जगह से एक एक चीज उठाया, उसको एक कार्टन में पैक करना है, तो ये ऑर्डर असेंबली एरिया। फिर आपकी अपनी चीजों को स्टोर कहाँ करोगे, स्टोरेज कहाँ करोगे? क्योंकि देखो रिसीविंग है, शिपिंग है, दो जोन तो है। लेकिन जो प्रोडक्शन से आ रहा है वो कहाँ रहेगा? वो स्टोरेज में रहेगा। फिर मिसलेनियस, मिसलेनियस में वही मैंने आपको बात की कि रिवर्स लॉजिस्टिक्स वगैरह कहाँ करोगे। और फिर आपका ऑफिस। तो डिसीजन और डिजाइन नीड्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका रिसीविंग एरिया कहाँ है, आपकी बेसिक स्टोरेज कैसे हो रही है, आपका ऑर्डर सिलेक्शन कैसे हो रहा है, और आपकी शिपिंग कैसे हो रही है। ठीक है, बाकी चीजों को हम थोड़ा सा फास्ट देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आखिरी बात आज के लिए कि आपके पास मटेरियल हैंडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउस के अंदर मटेरियल हैंडलिंग सबसे ज्यादा हो रही होती है, और इसकी 4 डायमेंशन होती है: मूवमेंट, टाइम, क्वांटिटी एंड स्पेस। हमें ये देखना होता है कि हमारा मटेरियल मूव कितना कर रहा है, उसको टाइम कितना चाहिए मूवमेंट के लिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए हर मर्तबा मूवमेंट के लिए, और स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप लोग, अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है तो आप लोग सवाल करें रेज हैंड करके। सर एक सवाल यह है कि सर्विस इंडस्ट्री में वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है? सर्विस इंडस्ट्री में जनरली प्रोडक्ट तो है नहीं, बट वेयर हाउस रिक्वायरमेंट क्या है या नहीं, बिल्कुल है। तो आप सर्विस इंडस्ट्री में जो भी सर्विस सेल कर रहे हो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, तो उस इक्विपमेंट के स्पेयर पार्ट्स रखने की जरूरत होती है। फिर सर्विस देने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है: फाइल्स, इन्वेंट्रीज, बुक्स, चेक बुक्स, आपका रसीद बुक्स। उसके इन्वेंट्री के लिए आपको वेयर हाउस की जरूरत होती है। और अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो और उस सर्विस के लिए कोई प्रोडक्ट रखनी है, जैसे आप कार वॉश हो, तो कार वॉश के लिए वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, लेकिन वाटर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वाटर स्टोरेज इज अ वेयर हाउस। फिर आप शैम्पू रखोगे, फिर आप लोगों के कपड़े रखोगे, तो छोटे मोटे वेयर हाउसेस की जरूरत हर इंडस्ट्री में होती सर एक सवाल ये भी आया कि रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो अगर लेट से कोई कंपनी किसी रूम में भी रख रही है तो वो भी वेयर हाउस का पार्ट ही कहलाएगा? है। बिल्कुल वेयर हाउस का पार्ट कहलाएगा। सर जी सुबह। ये ग्राफ जो बना हुआ है स्लाइड 16 पे, नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, सर इस ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, टोटल कॉस्ट और नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, ये एक दफा। बेसिकली ये ग्राफ क्या कह रहा है कि आपके नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, कि आपके पास कितने वेयर हाउस होने चाहिए, एक, दो, या टू का मल्टीपल या वन का मल्टीपल, वो डिपेंड करता है इन सब कॉस्ट पे। और हर कॉस्ट को उसने अलग अलग दिखाया है कि टोटल कॉस्ट और नंबर ऑफ वेयर हाउस। हम अगर इन्वेंट्री कॉस्ट को ले लें, तो नंबर ऑफ वेयर हाउस जितने बढ़ाते जाएंगे इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। फिर आप बात करें कॉस्ट ऑफ लॉस सेल्स। लॉस सेल्स होती कैसे? सबसे ज्यादा लॉस सेल या लॉस सेल की वजह क्या बनती है? लॉस सेल की वजह सिर्फ ये बनती है कि आप कस्टमर का टाइमली चीज प्रोवाइड नहीं कर सके, ठीक है ना। अब जितने वेयर हाउसेस बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा सामान रख सकेंगे, उतना ही ज्यादा कस्टमर को केटर कर सकेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लॉस सेल्स नीचे आ रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही है नंबर ऑफ वेयर हाउसेस के साथ, ठीक है। फिर वेयर हाउसिंग कॉस्ट, जितने वेयर हाउसेस बढ़ाते जा रहे हैं वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने जितने वेयर हाउसेस रखे, हर किसी का अलग ऑपरेशन होगा, हर किसी के लिए अलग लोग चाहिए होंगे, हर किसी के लिए अलग इक्विपमेंट चाहिए होगा। तो ये सारी
कॉस्ट का मर्जर है ये जो ग्राफ है ना, कि आपको टोटल कॉस्ट और नंबर ऑफ वेयरहाउसेस के दरमियान रिलेशनशिप दिखा रहा है, इन्वेंटरी कॉस्ट का, वेयरहाउसिंग कॉस्ट का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ लॉस सेल्स का, मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर सर्विस लेवल का, और बाइंग स्मॉल क्वांटिटी का। जी और पूछिए। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंडिविजुअल फीडबैक आप लोग या तो मुझे या ग्रुप पे शेयर करें कि आप लोगों को ये कॉल कैसी लगी, इसमें आपको लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा लगा, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, प्लीज। और ऑनेस्ट फीडबैक, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, जितना अच्छा फीडबैक देंगे उतना ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकेगी। तो इस कॉल के और इस कोर्स की थोड़ी सी ऑनेस्ट फीडबैक आप लोग अपने ग्रुप पे दे दीजिएगा। जी सर एक सवाल ये है कि जो आप फॉर्मेट बता रहे थे कि आप भेजेंगे जिसके अंदर ग्रुप्स की डिटेल भेजी जा सके, वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा। उससे बिल्कुल ये होगा कि कोई डुप्लीकेशन वगैरह भी ऐसा सच नहीं होगी और एक फॉर्मल हमें जवाब मिल जाएगा हर ग्रुप की तरफ बिल्कुल से। बिल्कुल, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सीरियल नंबर, ग्रुप नेम और टॉपिक नेम लिखना है, लेकिन हर कोई अपना उस तरीके से फिल करके दे ताकि हमें पता हो कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है। जी मुनीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मुझे एक अस्सलाम। चीज़ कंफर्म करनी थी कि जैसे अभी हम लोग वेयर हाउसेस का इम्पोर्टेंस ऑफ रोल की बात कर रहे हैं, तो अभी जिस तरह अभी कोरोना वायरस का सिचुएशन है, अब एज अ मैनेजर आप किस तरह इसको मैनेज करेंगे कि जैसे आपकी प्रोडक्शन लाइन में चल रही थी, ठीक है, अब वो आपके वेयर हाउस में चली गई, बट अभी के केस में आगे सेल नहीं हो रहा, तो जितना बिक रहा था वो भी वापस आ गया और आप ऑलरेडी बल्क क्वांटिटी में वेयर हाउस में भेज रहे हो और अब आपका वेयर हाउस ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे कि आपके पीछे प्रोडक्शन भी हो रही है, आगे से आपका बिक भी नहीं रहा माल, तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे? इसका सिंपल सा हल ये होगा कि मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा। वेयर हाउस की एक कैपेसिटी है ना, मुझे पता है कि मेरा, सपोज मैं एक कंपनी हूँ और मेरे पास जो वेयर हाउस है वो होल्ड कर सकता है मार्केट की 1 महीने की कैपेसिटी, ठीक है। जिस दिन मेरा वेयर हाउस फुल हो गया उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि 1 महीने की मार्केट की कैपेसिटी मैंने फुल कर ली, ठीक है। अब मैं सेकंड फेज में क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि यार चूंकि मार्केट लॉकडाउन है और मार्केट जिस दिन खुलेगी उस दिन डिमांड बहुत हायर साइड पे होगी लोकल नॉर्मल डिमांड से। अगर नॉर्मल मुझे मार्केट से 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट आ रही है तो उस दिन 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट आएगी, मींस मेरा जो 1 महीने का सामान है वो हो सकता है 10 दिन में बिक जाए। तो मैं फौरन से पेशतर थोड़े अरसे के लिए किसी पब्लिक वेयर हाउस को हायर कर लूंगा, 6 महीने 8 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे पब्लिक वेयर हाउस को हायर कर लूंगा। क्योंकि देखो ये बात समझ लेना कि मार्केट की डायनामिक्स ऑलमोस्ट सेम रहती है। अगर ये कोरोना वायरस आया है तो बिल्कुल आया है, लेकिन क्या ऐसी डायनामिक्स हमने पहले नहीं देखी? बिल्कुल देखी। हम जनरली हम सब के सब उस दौर से गुजर के आए कि जब हड़तालें आम होती थी। जब हड़ताल होती थी तो क्या होता था, कंपनी बंद हो जाती थी? नहीं, कंपनी चलती रहती थी। वो हफ्ता 10 दिन के लिए अपनी प्रोडक्शन को स्लो करती थी या शिफ्ट चेंज कर देती थी क्योंकि आगे वेयर हाउस नहीं होते थे। लेकिन फिल वक्त चलाने के लिए हम नॉर्मल वेयर हाउसेस को हायर करके उसमें अपना माल फिल करते रहते हैं, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी है। अगर 10-15 दिन के अंदर वो भी फुल हो गए तो मैं अपनी प्रोडक्शन बंद कर दूंगा। फिर जिस दिन मेरे वेयर हाउस से पहला ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होगा उस दिन मैं अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। और ये कैसे होगा? ये होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेयर हाउस वाला कम्युनिकेट करता रहे प्रोडक्शन वाले को कि यार अब जो है मेरे पास 1 दिन की प्रोडक्शन रखने की जगह है, फिर वो कॉल करे बोले अब मेरे पास 1 घंटे की प्रोडक्शन रखने की जगह है, तो अगले घंटे ही डिसीजन लेना है क्या प्रोडक्शन बंद करनी है या वेयर हाउस नया हायर करना है। सर सर एक इसका रास्ता ये भी तो हो सकता है ना कि आप सप्लाई डिमांड के सिस्टम को देखते हुए अपनी प्राइस को गिरा दें, नहीं, तो जाहिर है लेकिन उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। लेकिन प्राइस का मसला पता क्या होता है? प्राइस का मसला वही होता है कंज्यूमर प्रेफरेंस का। आप लोगों के साथ शायद डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था कि दूध वाले अपनी प्राइस नीचे नहीं करेंगे, जाया कर देंगे। सर वो मैं अभी एग्जैक्टली इसी चीज को डिस्कस करना चाह रहा था। मुझे नहीं पता बाकी इलाकों में क्या है, मेरे इलाके में तो वो 1 किलो के पैसे में 1.5 किलो दूध दे रहे हैं इस वक्त। हाँ, लेकिन क्या ये हमेशा कर सकते? नहीं। जैसे ही रूटीन नॉर्मल होगी उसी प्राइस पे आ जाएंगे, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में उस चीज की प्राइस वही हो जाएगी जो आजकल है। अगर वो आज 60 रुपए लीटर हो गया है ना,
तो कंज्यूमर को पता चल जाएगा कि इसकी ओरिजिनल प्राइस 60 रुपए ही है, ये हमसे 110 रुपए एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हैं। तो ऐसे यूनिलीवर नहीं कर सकता, ऐसे मैकडॉनल्ड्स नहीं कर सकता कि अगर मेरे पास वेयर हाउस में बहुत सारा सामान जमा हो गया। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कॉस्ट प्राइस वर्सेस वेयर हाउसिंग प्राइस। 110 रुपए लीटर दूध है, लेकिन अगर मैं उसको स्टोर करने जाता हूं तो मुझे 50 रुपए और देने, तो मेरे पास वो दूध कितने का हो जाएगा? 160 का। मैं 160 का बेच सकता हूँ नॉर्मल मार्केट में? नो। तो मैं वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बचाने के लिए वो कॉस्ट आगे पास कर रहा हूँ कि अगर मुझे सपोज 90 रुपए लीटर पड़ रहा है, मैं 60 रुपए में क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि मुझे अगर उसको स्टोर करना है ना, तो उसके लिए मुझे 30-40 रुपए और खर्च करना है, जो कि मैं इस वक्त खर्च करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो मैं आगे, लेकिन यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ऐसे नहीं कर सकते। वो कहेंगे हमारी एक मिनिमम कॉस्ट प्राइस है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट है। या तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं दूध नहीं बेच रहा तो मुझे फेंकना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 बजे के बाद दुकान बंद, और भैंसों को 2 वक्त दूध देना ही है। तो दूसरे वक्त जब वो दूध देंगी तो वो मैं कहाँ लेके जाऊंगा? या तो वो मैं जाया कर दूं, या तो वो मैं सस्ते बेच दूं। तो जाया करने से बेहतर है सस्ता बेचना। लेकिन रिटेल आउट मार्केट में नॉर्मल प्राइस में ऐसा नहीं होता। वो एक थ्रेशोल्ड बना देते हैं और थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं बेच सकते। अगर वो थ्रेशोल्ड से नीचे बेचेंगे ना, तो कंज्यूमर क्या प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। कंज्यूमर कहेगा कि नहीं यार, इसकी ओरिजिनल प्राइस ही ये थी। जी हेलो जी मलिक साहब। एक क्वेश्चन पूछना है, स्टडीज रिलेटेड नहीं है। जी बोले। सर डेली अब क्लास मतलब हर वीक क्लास हमारी 8 बजे स्टार्ट होगी या फिर 6:30 ऑनवर्ड्स हमें 8 वीएलई पे बजे ऑनलाइन होने? 8 बजे आपको तो हमें 6:30 ऑनवर्ड्स अपने वीएलई को चेक करते रहना। कोई असाइनमेंट होगा तो आपको 6:30 बजे मिल जाएगा, उसके टाइम 8 बजे तक होगा। लेकिन आपको 6:30 बजे के बाद एक्टिव हो जाना। ठीक है सर, थैंक यू। जी एचपी साहब। हेलो जी एचपी। सर, वो क्या कहते हैं, आपने जो टर्म रिपोर्ट दी है उसमें सिमुलेशन सिनेरियो लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा समझा देंगे? सिमुलेशन सिनेरियो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप उस वक्त उस टाइम पे रियली वहां पे होते तो आप क्या कर रहे होते। तो बेसिकली इसमें आपको हम अपनी जो बताइए। अपने लोकल कंपनीज आपने कहा, तो हम किसी बैंक को भी कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर बैंक में सप्लाई चेन मिल गई आपको तो। अच्छा, चलें, ठीक, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई सवाल? सर अगर कोई लोग ऐसे हों क्लास में जिनका कोई जानने वाला ऐसा ना हो और वो ग्रुप ना बना सके, तो वो कहाँ जाए? ऐसे लोग पैदा ही क्यों हुए थे? पहले तो ये पूछो, क्या किसी का कोई जानने वाला नहीं है? खैर, अगर किसी का कोई जानने वाला नहीं है तो वो इंडिविजुअल इस असाइनमेंट को इंडिविजुअली भी कर सकता है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे ही घर पे बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, पबजी खेल रहा हूँ। तो बेहतर ये है कि वो असाइनमेंट पे काम कर लें, थोड़ी सप्लाई चेन समझ लें। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो अकेले कर लें। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखो, ना ग्रुप की लिमिट है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 5 से कम 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता सर, एक्सक्यूज मी है। सर। जी जी सर, जी। अगर आप आफ्टर क्लास जो है वो उन बच्चों के नेम्स शेयर कर दें जिन्होंने असाइनमेंट जिनका आपको नहीं मिला और क्विज जिनका नहीं मिला, तो इट वुड बी इजी कि हमें पता चल जाए कि आपको नहीं मिला, क्योंकि मैंने दोनों चीजें सबमिट करा दी। बिल्कुल, मैं एक शीट शेयर कर दूंगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि किसका क्विज है, किसका असाइनमेंट है, किसका दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपको मैं एक शीट शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। जी उमेर साहब। यस सर, मैं ये कह रहा था कि काइंड क्लास के बाद जो है ग्रुप पे आप वो अपनी प्राइवेसी लगा देगा, वरना फिर आप जो चीज़ शेयर करते हैं ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है उसे ढूंढने बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फील्ड वर्क के लिए है। ये यस जैसे ही सर, आपकी बिल्कुल। क्लास खत्म होगी, और अगर इसके बाद भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ही कैन इजीली आस्क मी। मेरा नंबर ग्रुप पे है, तो प्लीज उस पर पूछ ले। जी जी वो सर। मीसब साहब बोले। जी मीसम साहब बताइए। हेलो। हेलो सर, आपने जो है अभी फार्मेसी की एग्जाम्पल दी थी,
तो मैं पूछना चाह रहा था कि सर मेरा विजिट हुआ था अभी कुछ साल पहले, तो जीएसके है उनका तो वेयर हाउस है, तो वो क्या खाली रॉ मटेरियल के लिए है उनका? मैंने आपको यही बताया कि फार्मेसी को हम दो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक तो पर्सपेक्टिव है रिटेल आउटलेट का। रिटेल आउटलेट का नॉर्मली वेयर हाउस नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये कहा कि अगर हम फार्मेसी को फैक्ट्री पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो फैक्ट्री पर्सपेक्टिव में उनका सिर्फ रॉ मटेरियल वेयर हाउस नहीं होता, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और फिनिश गुड, और ये एक नहीं मल्टीपल वेयर हाउसेज है। मतलब एक जीएसके, अगर आप सिर्फ जीएसके फार्मा की बात करें और जीएसके फार्मा के वेस्टॉप प्लांट की बात करें तो उसके कुछ 4-5 वेयर हाउस है। तो ठीक है। क्योंकि उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं और हर प्रोडक्ट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कुछ प्रोडक्ट ह्यूमिडिटी कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहती हैं, कुछ प्रोडक्ट टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहती है, कुछ प्रोडक्ट नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहती है। तो हर किस्म का अलग से वेयर हाउस है उसका। ठीक है सर। और कोई सवाल आप लोगों का? कोई कमेंट, कोई फीडबैक, कोई हाल चाल? क्योंकि ये जो हमें बताया गया है, हमें कहा गया है कि ये आप लोगों के लिए एक रिफ्रेशर भी होना चाहिए और आप लोगों को परेशानी से दूर करने के लिए भी ये सेशन करना है। तो अगर किसी को इससे कंफ्यूजन है कि यार ये सेशन कैसे हो रहा है या क्या होगा आगे, तो कंफ्यूजन भी अभी शेयर कर सकता है, पूछ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। जी उमेर साहब। यस सर, ये सेशन के हवाले से मुझे कहना था कि माशाल्लाह आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा है पिछले सेशन के हिसाब से, क्योंकि उसमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आ रही थी पीछे, और आज काफ़ी चीज़ें क्लियर रही हैं हमें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी निदा, जी निदा आपका माइक ऑन है, बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर असाइनमेंट के बारे में एक दफा दोबारा बता दीजिए हम लोगों को। असाइनमेंट नंबर हेलो 1 आप लोगों ने कर लिया। असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर आपको जो है वो एक पीडीएफ शेयर की गई है। उस पीडीएफ को पढ़ना हेलो है सर, और उसके असाइनमेंट के बारे में दोबारा बता देंगे? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि असाइनमेंट नंबर 2 में आप लोगों को पहले तो उस आर्टिकल को रीड करना है और 20 स्लाइड्स मिनिमम में ऐसे उस आर्टिकल को प्रोवाइड करना है कि सामने वाला समझ सके। कोई भी लेमन बेसिकली आपको उस असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन बनानी है। तो 20 स्लाइड में आपको ऐसे शो कर, ऐसे समझाना है कि जिसने भी अगर उसको समझना है तो वो इजीली समझ सके। ठीक है। और तीसरा असाइनमेंट अभी तक जो आपको दिया गया वो टर्म रिपोर्ट है। टर्म रिपोर्ट में आपने एक कंपनी चूज करनी है, उसकी सप्लाई चेन से रिलेटेड जितने पर्सपेक्टिव हमने देखे हैं, वेयर हाउसिंग, प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, उनमें से कुछ चीजों को बेहतर तरीके से बताना है। ठीक है। पर अब ये इसमें थोड़ी आगे सी एक कंफ्यूजन है। आपने भी कहा कि ये जो आर्टिकल है उसकी बस एक प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन बिल्कुल जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है उसमें लिखा हुआ है आफ्टर रीडिंग अप्लाई द आइडियाज इन योर कंपनी एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ये वाला पार्ट एग्जाम्प्ट कर दें इसमें से। ठीक है, ठीक है। ये वाला पार्ट एग्जाम्प्ट कर दें, आपको सिर्फ जो है उसको प्रेजेंट करना है। सर क्या मतलब मतलब हमें जो भी कंपनी सिलेक्ट करनी है उसको हम उस पे अप्लाई नहीं करें? नहीं, अभी नहीं करें। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो अभी ना करें। सर आप मुझे ये बता दें कि अब अगर आपने जैसे लास्ट क्लास में क्विज ले लिया था, सरप्राइज क्विज, तो हर क्लास में क्या ऐसे ही लेंगे कि आप ये थोड़ा मतलब टाइम पहले इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप पे कि क्विज है या नहीं है? देखें लास्ट क्लास में जो आप लोगों के साथ क्विज लिया गया था सरप्राइज, वो पुराना ही था। वो पुराना था, वो नया नहीं था। नंबर 1। जी जी नंबर 2 ये कि अगर मैं कोई क्विज या कोई चीज आपसे पूछूंगा ना, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को उसके बारे में प्रीक्वल दे चुका हूँ। ठीक है। 1.5 आवर्स आपका 6:30 से लेके 8:30 आपको वीएलई पे एंगेज रखना है। अब वो एंगेजमेंट थ्रू क्विज भी हो सकती है, थ्रू असाइनमेंट भी हो सकती है, थ्रू केस स्टडी भी हो सकती है, कोई थ्रू डिस्कशन भी हो सकती है। तो हर क्लास से पहले क्विज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट जैसे आज मैं आपको बता दूंगा कि अगली क्लास में क्विज होने वाला है, तो आपको पता है कि अगली क्लास में क्विज है, तो आप तैयार होके आएंगे कि हाँ अगली क्लास में क्विज। अच्छा, यानी कि आप एक क्लास पहले बता देंगे क्विज अगर होगा तो? करंट सिनेरियो में अगली क्लास में आपका कोई क्विज नहीं। ठीक है। तो इट कैन बी असाइनमेंट बट इट विल नॉट बी क्विज। जी वलीद साहब कुछ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ सर, अहमद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद साहब। हाँ सर, ये लेक्चर के हवाले से पूछना, रिकॉर्डिंग्स पिछली क्लास की भी और ये वाली यूट्यूब पे आपने कहा था पोस्ट जी करने के मैंने हवाले बिल्कुल से। कहा था कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। इस हम्म, वक्त करंट सिनेरियो में इस क्लास की भी और पिछली क्लास की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग आई नहीं है। मैंने जब उनसे मांगी भी थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि वी विल प्रोवाइड, तो अभी तक मेरे पास आई नहीं है। जैसे ही आएगी आई विल अपडेट ऑन ग्रुप और फिर उसके बाद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम ठीक, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कंपनी की कोई कैप तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल अगर हम सप्लाई काम चेन करना होनी चाहें चाहिए बस उसके अंदर। सप्लाई चेन। वो अब्दुल्ला एंड सन्स भी हो सकती है, वो चामड़िया इन चामड़िया भी हो सकती है, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी हो सकती है। सप्लाई चेन मौजूद होनी चाहिए उस कंपनी के अंदर, मतलब नजर आए कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। पूरा चैनल दिखाना होगा कि फॉर एग्जांपल के कहाँ से परचेजिंग देखो हो रही है चैनल या प्रोडक्शन चैनल हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि खुद ही मैन्युफैक्चरर हो, खुद ही रिटेलर हो, बट कस्टमर होगा तो उस चैनल में कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, कस्टमर और सप्लायर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। ये इस वक्त मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया कि टाइम खत्म हो गया। अब इसके बाद भी अगर किसी का कोई सवाल है तो इसी तरीके से वो वॉइस मैसेज उठा के ग्रुप पे भेज दे। अगले 1 घंटे तक ग्रुप जो है वो ऑन है आप लोगों के लिए। 10:30 बजे मैं ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दूंगा। कोई भी चीज समझनी है तो ग्रुप पे शेयर कर दे, नंबर 1। नंबर 2, इस क्लास का फीडबैक आप लोगों ने ग्रुप पे देना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे होपफुली। अपना सर ख्याल वो रखिएगा और फॉर्मेट अपने, जरूर दे दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल अपना भी ख्याल फॉर्मेट जरूर रखिएगा, भेज अपने घर दीजिएगा। वालों का भी ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ। खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।